हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक टेस्ट रखा था आज, और आज हम उस टेस्ट का सोल्यूशन करने वाले हैं। हमारा टेस्ट था ये टेस्ट नंबर 10, और इसमें हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 इन तीनों के क्वेश्चंस को कंपाइल किया था। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। रातों को चांदनी के भरोसे न छोड़ना, रातों को चांदनी के भरोसे न छोड़ना, सूरज ने जुगनुओं को खबरदार कर दिया। रुक रुक के लोग देख रहे हैं, रुक रुक के लोग देख रहे हैं मेरी तरफ, तुमने जरा सी बात को अखबार कर दिया। इस बार एक और भी दीवार गिर गई, बारिश ने मेरे घर को हवादार कर दिया। 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। राहत इंदौरी सर। तो प्यारे दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। टेस्ट संख्या 10 प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गौरव सर। तो मैंने आज देखा था कि कुछ बच्चों के नाम जो टॉप पे थे वो कहीं ना कहीं उनके पोजीशन ऊपर नीचे चला गया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि टेस्ट आपको बहुत शानदार होने वाला है। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों आपको मिलेगा। और तो जो हिंदी इंग्लिश में है जो ज्यादातर वो बिल्कुल सिंपल है, उससे आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कहीं कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन नहीं थे, सारे डेवलप किए हुए क्वेश्चन थे। जो आपको पढ़ाया गया था बिल्कुल वही क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके। और मैंने जैसे कि बताया था आपको यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के पूरे क्वेश्चन थे। मैं अगर बता दूं पेपर में जो आपका फाइनल पेपर पीओटी का होने वाला है, करीब इसमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आप दिमाग में सेट कर लो, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल पहले दूसरे और तीसरे चैप्टर से। इसके अलावा जो भी आएगा आपका थ्योरी ऑफ लर्निंग से कि पाउलो ने कौन किया था, ये क्वेश्चन आपसे पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, और मैंने देखा करीब सबसे पहले ये जिसने टेस्ट दिया वो सबसे पहले अपना कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखते हैं कि सर मैंने टेस्ट दिया। और ये भी बता दो कि आपको आज का टेस्ट कैसे लगा। ठीक है, अपना जरूर बताओ कि आपको टेस्ट कैसे लगा, क्वेश्चन आपके कैसे थे, किसका चांस है आज का टॉप करने का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। और लास्ट में हम आपको या फिर बीच में बता सकते हैं कि टॉप 10 और फिर टॉप 20 बच्चे कौन है। ठीक है, सबसे पहले इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। फुल फॉर्म ऑफ सीटीआई। सीटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या नन ऑफ दीज? तो ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखो जो आपका देहरादून का जो किताब है वहां पे आपको कुछ और मिलेगा, नीमी किताब कुछ और है। यानी कि आपको सीटीआई का भी अगर नाम देखा जाए ना तो अलग अलग किताबों में आपका अलग अलग मेंशन है। ठीक है, पर आपको जो यहाँ पे बताया जाएगा ये बिल्कुल आपको राइट बताया जाएगा। ठीक है, तो सीटीआई का फुल फॉर्म क्या है? करीब यहाँ पे जो टेस्ट दिया बच्चों ने करीब 2 ऑप्शन के साथ गए। किसके साथ गए? कुछ बच्चे ऑप्शन ए के साथ गए और कुछ बच्चे ऑप्शन सी के साथ गए। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बी सॉरी क्या दिया, जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? आपका सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, पहले जो हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम एनएसटीआई से कर रहे हैं ना, जो भी हम सीटीएस कर रहे हैं चाहे सीआईटीएस कर रहे हैं, हम कहां से कर रहे हैं? हम एनएसटीआई से कर रहे हैं। ठीक, कहां से कर रहे हैं? हम एनएसटीआई से कर रहे हैं। हम पहले एनएसटीआई को किस नाम से जानते थे? तो हम पहले एनएसटीआई को सीटीआई कहते थे। क्या कहते थे? सीटीआई कहते थे। तो आज के टाइम पे क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट है ना, नेशनल है। और उस टाइम पे क्या था? ये सेंट्रल था। क्या था? सेंट्रल था, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज कल हम सीटीआई किस नाम जानते हैं? हम सीटीआई को किससे करते हैं? तो हम करते हैं एनएसटीआई से। बाकी जो आपका है सीटीएस हो गया एक, और एक हो गया आपका सीटीएस, ये हो गया सीआईटीएस, ये हमारे कोर्स होते हैं। ठीक है, बल्कि जो हमारा सीटीआई है ये क्या है? आपका इंस्टीट्यूट है। क्या है? इंस्टीट्यूट है। कुछ किताबों में आपको क्या मिलेगा? क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिलेगा आपको। ठीक है, पर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है? एक तरह से कोर्स में आ जाएगा आपका। ठीक है, पर जो सीटीआई क्या है? ये आपका इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही है। पेपर में जब भी आएगा आप सेंटर के साथ जाना, क्योंकि नीमी में आपका सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही मेंशन है। ठीक है, और रियलिटी इसका सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही आपका कुछ किताबों में आपको क्राफ्टमैन मिल सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीआईटीएस की फुल फॉर्म क्या होगी? क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, क्राफ्टमैन इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग स्कीम, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, या नन ऑफ दीज?
तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो मैंने आपको बता दिया सीटीआई। सीटीआई क्या था? वो आपका इंस्टीट्यूट था। अभी हम किस सीटीआई को किस नाम से जानते हैं? हम एनएसटीआई के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहले किस नाम से जानते थे? सीटीआई के नाम से जानते थे। और इसके अंतर्गत आपका कोर्स आता है। कौन कौन से कोर्स आ जाएंगे आपके? सीटीआई आ जाएगा इसमें आपका, ठीक नहीं, सॉरी क्या आ जाएगा इसमें? सीटीएस आ जाएगा आपका, और क्या आ जाएगा आपका? सीआईटीएस आ जाएगा। ये आपके कोर्स है। और सीटीआई क्या है? ये आपके एक तरह से इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका? सीआईटीएस। आप अभी क्या कर रहे हो? आप सीआईटीएस कर रहे हो ना, ठीक है। यानी कि आप सीटीएस कर चुके हो। सीटीएस के बाद हम सीआईटीएस करते हैं, तो आपको सीआईटीएस का फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और किसके साथ जवाब जा रही है? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। आप क्या हो? आप क्राफ्ट हो, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर। यहाँ पे देखो क्या रहा है? इंस्ट्रक्टर आ रहा, यानी कि आप सीआईटीएस कर रहे हो। अगर सीटीएस होता तो उसका फुल फॉर्म आपको क्राफ्टमैन होता। सी से क्या हो जाता? वहां पे आपका क्राफ्टमैन हो जाता। अभी अगला क्वेश्चन शायद आपका हो सकता है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, यानी कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस। सीटीएस की फुल फॉर्म क्या होगी? क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखो हमने सीटीआई कर लिया, ठीक है, वो आपका इंस्टीट्यूट है। सीआईटीएस देख लिया हमने, जो हम कर रहे हैं। और सीटीएस करके हम आए हैं। कुछ बच्चे सीटीएस भी कर रहे होंगे, पर सीटीएस में आपका पीओटी वाला नहीं होता आपका। सीटीएस करने के बाद जब ट्रेनिंग करने के लिए जाते हो, यानी जब सीआईटीएस करते हो, तब आपका आता है पीओटी, ठीक है। तो सीटीएस का आपका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जिसने भी जवाब दिया क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया, कौन सा, जल्दी बताओ। तो इसका जिसने जवाब दिया क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, यानी कि ऑप्शन है। अगर क्राफ्ट आता है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम आता आपका, तो सीआईटीएस होता, ठीक है। पर क्राफ्टमैन आएगा तो आपका सीटीएस है। शायद आपको चीजें क्लियर है। जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन है, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सिमी। सिमी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंटरफेस, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मीडिया इंस्टीट्यूट, या फिर क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। देखो बिल्कुल वैसी है जैसे अभी मैंने बता दिया ना। पहला क्वेश्चन क्या था? बस सीटीआई था। अब सीटीआई हम किससे करते हैं? अब हम एनएसटीआई से करते हैं। पहले हम किससे करते थे? सीटीआई से करते थे ट्रेनिंग। अब किससे कर रहे हैं? हम एनएसटीआई से कर रहे हैं। वैसे बिल्कुल इसका भी ऐसे ही है आपका। पहले हम सीमी के नाम से जानते थे, और आज के टाइम पे हम सीमी को किस नाम से जानते हैं? तो नीमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी दिख रहा है, ये भी आपका सेंट्रल है। क्या है? सेंट्रल है। जैसे सीटीआई में आपका क्या था? सेंट्रल था ना, उसको क्या कर दिया गया? उसको एनएसटीआई कर दिया, नेशनल में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी तरह सीमी को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? नीमी को। और जहां पे पहले सेंट्रल था, अब उसको वहां पे नेशनल में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, उसका बिल्कुल सी है। जब भी सी आएगा तो आप समझ रहे सेंट्रल के बारे में बात कर रहा, पर अब इसको मॉडिफाई कर दिया गया। और किस नाम से जाना जाता है इसको? तो अब जाना जाता है नीमी के नाम से। यानी जो पहले यहाँ पे सेंट्रल था, अब किस में कन्वर्ट हो गया वो? तो आपका नेशनल में कन्वर्ट हो गया आपको। इसी तरह जो सीटीआई था आपका, अब किस में कन्वर्ट हो गया? आपका एनएसटीआई में, ठीक है। एनएसटीआई में कन्वर्ट हो गया उसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निमी की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंटरफेस, नेशनल इंस्ट्रक्टर मीडिया इंस्टीट्यूट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन भी मुझे लग नहीं रहा आपकी गलती करो, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता दिया जो आपका सीमी का था वो फुल फॉर्म आपका निमी का होता है। पर सीमी में जहां पे आपका सेंट्रल था, यहाँ पे आपका नेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है आपको नेशनल? तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट, आपको अच्छे से बता चुके हैं कि नीमी का क्या काम होता है, सीमी का क्या, नीमी का काम क्या होता है, और जो आपका सीएसटी जो होता है उसका काम क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके मीडिया इंस्टीट्यूट बनाते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है, अच्छे से बताया गया था आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ डिपार्टमेंट दैट इज अवॉर्डिंग सर्टिफिकेट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएट्स एंड टेक्नीशियंस। इसका मतलब है उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है जो ग्रेजुएट्स और टेक्नीशियंस को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है? एनसीवीटी, डीजीईटी, एनएसडीए,
या फिर DEMH? तो देखो, ये क्वेश्चन आपको कई बार कराया जा चुका है, इसलिए मैं इसको दोबारा करा रहा हूँ, क्योंकि आपको जो इसका ना फुल फॉर्म आपको पता नहीं चलता है कि जो इंस्टीट्यूट कराता है उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट आपके टेक्नीशियन वालों को और ग्रेजुएट वालों को जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, उस इंस्टीट्यूट का, उस संस्थान का नाम क्या है। ठीक है, उस संस्थान का आपको, उस डिपार्टमेंट का नाम बताना आपको, तो उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो शायद उस टाइम पे मैंने आपको फुल फॉर्म उसके बारे में नहीं बताया था। जब भी आप क्या कर रहे हो, आप अगर ITI कर रहे हो, CTI कर रहे हो, ठीक है, CITS कर रहे हो, तब जो आपको सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होते हैं, कौन करता है? NCVT। और NCVT में कौन करता है? तो CTS NST कौन करता है आपको? NTC करता है। कौन करता है? NTC, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करता है। कौन करता है आपका? कौन करता है आपका? NCVT में जो है आपका NTC, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, वो आपको प्रोवाइड कराता है। इसी तरह ग्रेजुएट और टेक्नीशियन वालों को कौन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है? कौन सा डिपार्टमेंट कराता है? तो ये कराता है NCVT, नहीं होगा आपका। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे करीब बच्चों ने जो बिल्कुल सही जवाब दिया था, और किसका इसका जवाब क्या दिया था उन्होंने? ऑप्शन डी। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगर किसी को पता है DEMH का फुल फॉर्म क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। प्रेम सर आपको यहाँ बताएंगे, फिर हम आगे चलते हैं। प्रेम सर। तो DEMH का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ही एक भाग होता है ये, जिसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जहां तक बात है अभी हाल ही में DEMH, इसके कौन है हेड अभी? तो वो है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएट्स, टेक्नीशियंस एंड टेक्नीशियंस वोकेशनल अप्रेंटिसेस, तो इन सभी को जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाली बॉडी है वो क्या होगी? वो DEMH होगी। 163 सब्जेक्ट फील्ड्स हैव बीन डिजाइनेटेड फॉर द कैटेगरी ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस। इसका मतलब है लगभग 163 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें DEMH ग्रेजुएट्स और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है। सर्टिफिकेट्स आर प्रोवाइडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका मतलब है जो ड्यूरेशन है कोर्स की, जब वो पूरा हो जाता है तो DEMH, जिसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, थोड़ी बड़ी फुल फॉर्म है इसकी, बट याद रखें, काफी अच्छा आपको पता होना चाहिए। तो जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तो DEMH आपको ग्रेजुएट्स या फिर टेक्नीशियंस को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। तो शायद आपको यहाँ पे क्लियर, देखो इसको और किस नाम जानते हैं? यहाँ पे देखो DE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, साथ ही साथ क्या आ जाएगा? MHRD यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड MHRD के भी नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड MHRD। ठीक है, तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The sequence of teaching. The sequence of teaching in workmanship is follows as। इसका मतलब है अगर आप अपने स्टूडेंट्स को वर्कमैनशिप सिखा रहे हो तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास: प्रैक्टिस, एक्सप्लेन, डेमोन्स्ट्रेट या क्लास इमिटेट्स। जल्दी से बताइए क्या सही सीक्वेंस होगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, ठीक है? तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखो, ये क्वेश्चन आपसे शायद कल के क्लास में कराया गया था आपको। ठीक है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जब वर्कशिप, जब से आप वर्क कराते हैं आपको, तो टीचिंग में कौन सा इसका सीक्वेंस हम एक तरह से यूज करते हैं। पहले नंबर पे क्या होगा, दूसरे पे क्या होगा, तीसरे पे क्या होगा, चौथे पे क्या होगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ बच्चों के जवाब आने स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, तो अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से क्या होता है। ठीक है, इसका जिसने भी जवाब दिया, क्या इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, तो पहले नंबर पे आ जाएगा आपका एक्सप्लेन। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन करने के बाद क्या करोगे, उसको एक तरह से डेमोस्ट्रेट करोगे, डेमोस्ट्रेट करने के बाद क्या करोगे, उसकी क्लास इमिटेट करोगे एक तरह से। इसके एक तरह से क्या करोगे, उसके एक तरह से आपने क्या किया, उसको एक तरह से आपने नकल किया, उसको अनुकरण किया, आपने चीजों को सीखा, फिर लास्ट में उसको क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हैबिट करोगे। ठीक है, तो चलो उसको देख लेते हैं सीक्वेंस क्या है। प्रेम से आपको कुछ लाइनें बताएंगे, फिर हम आगे चलते हैं। प्रेम से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो सीक्वेंस है ये हो सकता है आप भूल जाएं, वैसे तो आपको भूलना नहीं चाहिए,
लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे दिमाग में कई सारी चीजें होती हैं, हम भूल जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको ये सीक्वेंस याद रखना है तो आप एक पैटर्न बना लें अपने माइंड में। मैंने वो पैटर्न क्या बताया था कि ईडी की सीट सिटी पुलिस ले गई, ठीक है। ई से क्या हो गया, एक्सप्लेन। डी से क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेट करना या डेमोन्स्ट्रेशन। और सी का मतलब क्या हो गया, क्लास इमिटेट्स। और पी का मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिस। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर आपको किसी को वर्कमैनशिप सिखानी है तो आप उसको कैसे सिखाओगे, पहले उसे एक्सप्लेन करो, पहले उसे समझाओ। मान ले जैसे मैं एक एक्वागार्ड का वाटर प्यूरिफायर बेच रहा हूँ, तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि मैं तेरे को जो ये वाटर प्यूरिफायर है इसके बारे में समझाने वाला हूँ, ठीक है। डेमोस्ट्रेट, डेमोस्ट्रेट में क्या आएगा, आप उसको बता रहे हो कि इसको आपको कैसे चलाना है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इससे आपका क्या, इसके अंदर कैसा इसका वाटर क्वालिटी होगा, ये सब। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्लास इमिटेट्स, यानी कि जैसे जो जिनको भी मैं बता रहा हूँ तो वो मुझे नकल करेंगे, ठीक है। वो मुझे नकल करेंगे, वो जिस तरह से मैंने, जैसे हमारे पास एक वाटर प्यूरिफायर आता है, ठीक है, तो वो अलग अलग कंपोनेंट में आता है, उसको हमें जोड़ना होता है, ठीक है। तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके उनको बता रहा था टीचर स्टूडेंट्स को कि कैसे हमें इसको असेंबल करना है। तो जब मैंने ये बता दिया, उसके बाद जो मेरी क्लास है वो क्या करेगी, उसको नकल करेगी। जिस तरह से मैंने किया उस तरह से वो उसको करने की कोशिश करेगी, ठीक है। कुछ गलती होगी फिर हम उसको बता भी देंगे भाई हाँ आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। उसके बाद आपका जो प्रोसेस होगा वो होगा प्रैक्टिस, ठीक है। यानी कि जो लास्ट प्रोसेस होगा वो प्रैक्टिस होगा। उसमें जो स्टूडेंट्स है वो प्रैक्टिस करता है ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अपने काम को करने की। गौरव, तो यहाँ पे शायद क्लियर होगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपका वर्कशिप लिखा नहीं, ये वर्कशिप नहीं है, आपका क्या है, ये आपका वर्कशॉप है आपका, ठीक है। आई की जगह ओ कर लेना है आपको, चीजें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगले में यहाँ पे मेंशन आपका, ठीक है, वर्कशॉप है आपका, वो आपका आई नहीं है, वो आपका ओ है, वर्कशॉप है आपका, ठीक है। तो पहले नंबर पर आप एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन करने के बाद क्या करोगे, उसको प्रदर्शन करोगे, प्रदर्शन करने के बाद जो चीज होगा उसको एक तरह से वो नकल करेगा, लास्ट में उसको एक तरह से अपनी यूज के लिए उसको प्रैक्टिस करेगा। इसका जिसने भी जवाब दिया था इसका ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ रिमेम्बरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। पिछला जो क्वेश्चन था ना उसमें मेरे से एक मिस्टेक हुई थी, मैं उसको वर्कमैनशिप बोल गया था, वो वर्कशॉप था, ठीक है। तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। और ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछ रहा है सीक्वेंस ऑफ रिमेम्बरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। इसका मतलब है कि अगर आप एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लान को प्रदर्शित कर रहे हो तो उसका सही सीक्वेंस क्या होगा। आपके सामने 6 चीजें पड़ी है। टेल है, बताना। लेट देम डू, इसका मतलब है जो स्टूडेंट्स है उनको करने दो जो कर रहे हैं वो। सो का मतलब होता है दिखाना। गाइड, गाइड का मतलब होता है गाइड करना। करेक्ट, करेक्ट का मतलब है आपके स्टूडेंट्स कहीं मिस्टेक कर रहे हैं उसे करेक्ट करना। इवेल्युएट, इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। तो अपने हिसाब से बताइए कि डेमोन्स्ट्रेशन प्लान का सही सीक्वेंस क्या होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जो एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है ना, उसको प्रदर्शन, उसके योजना को, चाहे प्रदर्शन योजना, यानी कि हम ये बोल सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्लान को याद करने का सही क्रम क्या है, उसको रिमेम्बरिंग करने का सही सीक्वेंस क्या है रिमेम्बरिंग करने का। तो सबसे पहले क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको कल ही कराया गया था, मैंने आपको अच्छे से बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, ट्रिक भी बताया गया था आपको कि आप उसको रट्टा हमारा बिल्कुल याद कर लो। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप डेमोन्स्ट्रेशन प्लान कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको याद कर, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेल करना है, यानी सबसे पहले उसको बताना है। सबसे पहले आप बताओगे तो एक नंबर पे क्या आ जाएगा, आपको टेल आ जाएगा, आपने क्या क्या इसको बता दिया आपने, ठीक है। अब बताने के बाद क्या करोगे, आप उसको शो करोगे ना आप, ठीक है। सबसे पहले आपको और बता, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में हम कौन सा रूल यूज करते हैं, तो 6W+1H का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, उसको टेल बता दिया आपने। अब बताने के बाद क्या करोगे, आपने उस चीज को बता दिया तो उसको दिखाओगे तो सही, तभी तो समझेगा वो। आपने बताया, बताने के बाद आपने शो कर दिया, यानी कि पहला आपका ये हो गया, फिर दूसरे नंबर पर आपका तीसरा नंबर हो गया आपका, ठीक है। एक यहाँ पे बनता है आपका, यहाँ बनता, चलो आगे देखते हैं। पहले आपने बता दिया, उसके बाद शो कर दिया आपने। और तीसरे नंबर पर क्या करोगे आप उसको लेट देम डू, यानी कि आप उसको करने दोगे। सबसे पहले आपने बता दिया उसको, फिर आपने क्या किया, चीजों को शो कर दिया, आपने उसको दिखा दिया, फिर आप उससे चाहोगे ना बंदा करे, तो तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, ठीक है। अब वो बंदा कर रहा है, ठीक है, तो उससे कहोगे ना कि आप उस चीज को करेक्ट करो, क्यों गलती सही तो करेगा वो, तो उसको एक तरह से करेक्ट करने के लिए कहोगे। तो जो चौथा ऑप्शन पे क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5वें नंबर पे है, तो ये चौथे नंबर पे आ गया आपका, ये हो गया आपका 5 है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आप उसको एक तरह से गाइड करोगे, क्या करोगे, गाइड करोगे, चीजें और सही से करेगा, ठीक है, उसको गाइड करोगे, उसको मार्गदर्शन दोगे आप। तो 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा, आपका गाइड आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। फिर लास्ट में क्या करोगे, उसके एक तरह से यूलेट करोगे, उसके लेवल की आप जांच करोगे, तो लास्ट में क्या करोगे, यूलेट करोगे।
इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे देख रहा हूँ करीब 80 से 90% बच्चों को बिल्कुल जवाब सही आ रहा है। यहाँ पे सीक्वेंस दिखा देता हूँ आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, टेल केस को आपने बता दिया कि आपको क्या करना है, क्या चीज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपने शो कर दिया, उसको दिखा दिया एक तरह से आपने। जब आपने दिखा दिया उसको, फिर चाहोगे ना कि अगला पर्सन करे, यानी कि करने दोगे आप उसे, लेट देम डू, या आप उसे करने दोगे, ठीक है। उसके बाद जब करेगा तो चीजों को करेक्ट करेगा। करेक्ट करने में कुछ बीच में मिस्टेक भी कर सकता है, उसका सीक्वेंस शायद प्रॉपर ना हो, तो आप उसको क्या करोगे, उसको गाइड करोगे। क्या करोगे, उसको मार्गदर्शन दोगे, उसको गाइड करोगे, और लास्ट में उसके एक तरह से इवैल्यूएट करोगे, उसके आप लेवल की जांच करोगे। तो ये पूरा एक सीक्वेंस होता है डेमोन्स्ट्रेशन प्लान का, रिमेम्बरिंग करने का, ठीक है। शायद आपको चीजें क्लियर है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ हेडिंग इन लेसन प्लान। लेसन प्लान के अंदर जो सीक्वेंस होता है हेडिंग्स का, वो किस तरह से होता है। आपके पास 5 चीजें हैं, सही सीक्वेंस बताइए। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन आपको कल ही कराया गया था, आपको अच्छे से मैंने याद कराया था, ठीक है। कि लेसन प्लान में सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, आपका क्या आता है। तो सबसे पहले नंबर पे है, आता है आपका क्या, टाइटल आता है ना, क्या क्या होता है आपका। तो सबसे पहले नंबर पे, अभी भी कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं आ रहा है, तो सबसे नंबर पे आ गया आपका टाइटल आ गया। अब इसमें जो सिलेक्टिकल को होता है, आपने 2 पॉइंट लिखा है, अपने डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल लिख दिया, डीसी जनरेटर का, तो यहाँ पे आपने लिख दिया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद टाइटल के बाद क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट में आपने 2 पॉइंट लिखा, यानी डिफाइन द डीसी जनरेटर और डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, आप ये ऑब्जेक्ट में लिख दिया। तो पहले नंबर पे आपका टाइटल आ गया, दूसरे नंबर पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे टाइटल आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या था, आप जो भी टीचिंग मटेरियल आप यूज करते हो, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। टीचिंग मटेरियल यहाँ पे क्या, चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ गया आपका। उसके बाद जो चौथा स्टेप होता है आपका, उसे हम बोलते हैं प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन में आपके 3 पॉइंट होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है रिव्यू, दूसरा होता है आपका लिंक, और तीसरा होता है आपका मोटिवेशन। ये आपका चौथा पॉइंट है। तो चौथे पॉइंट में यहाँ पे क्या गया, रिव्यू और लिंक आपका एक साथ है, और अलग मोटिवेशन, यानी पहले नंबर पर टाइटल, दूसरे पे आपका ऑब्जेक्ट, तीसरे पे आपका टीचिंग एड, चौथे नंबर पर रिव्यू और लिंक, और 5वें नंबर पर मोटिवेशन। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल ये सीक्वेंस होता है। और 5वें नंबर पे बात करो तो इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन आता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन के बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है आपका समरी आ गया, ठीक है। समरी के बाद क्या आता है आपका एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन के बाद क्या आता है आपका टेस्ट आता है, टेस्ट के बाद आपका रेफरेंस जिसमें बुक्स आपने लिखा है, और लास्ट में आता है आपका नेक्स्ट लेसन। ये पूरा एक सीक्वेंस होता है लेसन प्लान प्रेजेंट करने का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विजुअल एड। निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सा विजुअल एड नहीं होगा। कैमरा, ट्रांसपेरेंसी शीट, मल्टीमीडिया, या फिर फोटोग्राफ्स। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन कल ही आपको बताया गया था। जो हमारे टीचिंग एड होते हैं 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, एक ऑडियो, दूसरा विजुअल एड, तीसरा होता है आपका ऑडियो विजुअल एड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो आपका विजुअल एड नहीं है आपका, ठीक है, क्या चीज नहीं है आपका, हाँ, जो आपका विजुअल एड आपका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। कैमरा, कैमरा हमारा विजुअल एड होता है, ठीक है। विजुअल एड भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के भी अंदर आपके 2 टाइप मिलेंगे। एक होता है प्रोजेक्शन विजुअल एड, और दूसरा आता है नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। प्रोजेक्टेड विजुअल एड में क्या होगा, जो भी उसमें आपका एड यूज करोगे वो प्रोजेक्शन के माध्यम से डिस्प्ले बोर्ड पर उसको विजुअल करेगा। और नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल कौन से होते हैं, जो आपके नॉर्मली आपको विजुअल होते हैं। तो कैमरा आपका प्रोजेक्टेड में आ जाएगा, प्रोजेक्टेड विजुअल एड में। ट्रांसपेरेंसी में भी आपका प्रोजेक्टेड विजुअल एड में आता है। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया किसमें आता है, तो मल्टीमीडिया जैसे नाम से देखो आपको पता चल रहा, मल्टीमीडिया यानी कि जिसमें एक से ज्यादा मीडिया हो, यानी कि आपका ऑडियो भी हो सकता है इसमें और वीडियो भी होगा, यानी एक से ज्यादा मीडिया हो। पर विजुअल एड क्या है, विजुअल एड आपका सिंगल एड है भाई, ऑडियो एड आपका सिंगल है, पर मल्टीमीडिया एक से ज्यादा आपके एड है इसमें। तो जो आपके मल्टीमीडिया, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी मल्टीमीडिया, उसका बिल्कुल सही जवाब है। मल्टीमीडिया क्या आपका ऑडियो विजुअल एड है, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग पूछने का सही स्टेप्स क्या होता है। आस्क, कॉल, पोज, रिस्पॉन्स, लिसन, रिपीट। आपको एक सीक्वेंस बना के देना है, और मुझे पक्का पता है आप में से काफी लोगों के गलत आंसर आएंगे। इसकी मैं कुछ ट्रिक वगैरह देखता हूँ, अगर बन जाए तो ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अगर देखा जाए कि आप रट्टा मारते हो, इतनी आपको वो नहीं करना, आपको दिमाग में तो सोचना है कि वास्तव में जब आप क्वेश्चनिंग करते हो तो आप
क्या सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है, ठीक है। अभी आप इसको जवाब दो, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले नंबर पे आता है आपका आस्क। सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हो आप, ठीक है, यानी पहला आ गया आपका और फिर आपका आ गया तीसरा आ गया, ठीक है, पहला तीसरा तीसरा तीसरी आ गया आपका। फिर उसके बाद पॉज ले लिया आपने, फिर उसके बाद कॉल करते हो, किसी का नाम लेते हो, यानी पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया और तीसरे नंबर पे आ गया, यानी कि आपका ये सीक्वेंस हो गया यहाँ तक। अब चौथे नंबर पे क्या आता है आपका, तो चीजों को आप सुनते हो वहां पे, ठीक है। तो आपने कॉल करने के बाद जब आपने कॉल कर दिया तो चीजों को सुन लिया आपने, यानी पांचवा आ गया आपका, पांचवा यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, सुनने के बाद आप उसके रिस्पॉन्स को देखते हो, क्या करते हो, रिस्पॉन्स को देखते हो। तो आपका पांचवें नंबर पे क्या आ गया आपका, तो पांचवें नंबर पे आ गया आपका रिस्पॉन्स, यानी चौथा आ गया आपका, ठीक है। और लास्ट में चीजों को रिपीट करते हो। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे एक तरह से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको चीजें और बेटर समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो स्टेप ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होते हैं हमारे, तो हमारे 6 स्टेप होते हैं। पहला होता है आपका आस्क। आस्क में क्या करते हो, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछते हो। इसमें आप किसी पर्टिकुलर किसी ट्रेनिंग का आप नाम नहीं लेते हो, ये क्वेश्चन पूरे क्लास के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा चुप हो जाते हो, पॉज ले लेते हो। क्यों ले होते हो चुप, भाई आपने क्वेश्चन पूछा, अगला बंदा क्या थोड़ा सा सोचेगा ना, समझेगा उसको जवाब देने के लिए, तो सोचने समझने के लिए आपसे टाइम दोगे ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप स्टॉप हो जाओगे, तो आप चुप हो गए। उसके बाद क्या करोगे, कॉल करोगे। अब जवाब कोई बंदा नहीं दे रहा तो आपने पर्टिकुलर किसी ट्रेनिंग का नाम लिया, आपने उसको उठाया और आपने उससे क्वेश्चन पूछा। उसके बाद चौथा स्टेप क्या करता है, आप उसके बात को ठीक से सुनते हो कि क्या कह रहा हो, ठीक है। हाँ, आपको एक फोकस यहाँ पे एक चीज और फोकस करना है, अगर ट्रेनर यहाँ पे गलत बता भी रहा है तो उसको बीच में रोकना टोकना नहीं है कि गलत बता रही है, उसको बात को पूरा सुनना। लास्ट में बताने के बाद उसने अगर सही बताया तो उसको बताना नहीं है आपने सही बताया, आप दूसरे ट्रेनर से पूछना स्टार्ट कर दोगे। गलत बताया तो आप उसको बताओगे कि आपने गलत बताया, ठीक है। लास्ट में जब आपने उसने बोल दिया आपने कि आपने गलत बताया, तो आप उसके रिस्पॉन्स को देखोगे, क्या वो दोबारा जवाब देना चाहता है आपको। अगर उसने गलत बताया तो क्या आपको दोबारा जवाब देना चाहता है, तो आप उसके रिस्पॉन्स को देखते हो। फिर आप क्वेश्चन को रिपीट करते हो, किसी दूसरे ट्रेनर को उठाते हो और उससे पूछते हो। अगर उसने जवाब सही दिया तो पहले ट्रेनर को कहते हो आप इसके बात को सुनो और दोबारा आप भी ऐसे जवाब देने की कोशिश करो। ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका होता है क्वेश्चनिंग करने का। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चले, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, चलो चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेप्स ऑफ लर्निंग द स्किल इज। स्किल को सीखने के लिए सही स्टेप्स क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही क्रम बताइए। ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्किल को जो एक तरह से लर्निंग करने के कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्वेश्चन आपको कल के क्लास में अच्छे से बताया गया था आपको, ठीक है। मैंने आपको गेम्स के बारे में बताया था कि सपोज करो आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, आप गेम खेलना, आपके कॉलेज में गेम हो रहा है, इंस्टीट्यूट में आपके गेम हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप चीजों को ऑब्जर्वेशन करोगे, यानी कि आप इधर ऑब्जर्वेशन करोगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा गेम है, आप किसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या चीज करते हो, एक तरह से आप ऑब्जर्वेशन करोगे। उसके तरह से ऑब्जर्वेशन कर लिया आपने, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप क्या करोगे, उसमें पार्टिसिपेट करोगे। क्या करोगे आप उसमें पार्टिसिपेशन करोगे उसमें, ठीक है। आपने अकॉर्डिंग क्लास में तो बहुत से गेम हो रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में, तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि मेरा ये चीज है, ये चीज नहीं है, मैं ये खेल सकता हूँ, ये चीज नहीं कर सकता हूँ, तो दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट कर लिया। और पार्टिसिपेट करने के बाद आप क्या करोगे, आप एक करने के बाद क्या करोगे, इमिटेशन करोगे ना एक बार, उसके बाद इमिटेशन करोगे, इधर से चीजों को अनुकरण करोगे, क्या कुछ गलतियां कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और उसके बाद लास्ट में आप उसको एक तरह से रिपीटेशन करोगे, इसके सिस्टमेटिक तरीके से करोगे। इसका क्या जवाब हो जाएगा, इसका पहले नंबर पे आ गया आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसके बाद आपका पार्टिसिपेशन आ गया, उसके बाद आ गया इमिटेशन आ गया, और फिर चौथे नंबर पे आ गया आपका रिपीटेशन। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। पहले आपका ऑब्जर्वेशन, फिर पार्टिसिपेशन, फिर आपका इमिटेशन, और फिर आपका रिपीटेशन। इसका बिल्कुल सही जवाब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत से बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे प्रेम सर अभी हल्का फुल्का बताएंगे, फिर आगे चलते हैं आपको, ठीक है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि स्टेप्स ऑफ लर्निंग द स्किल, स्किल को सीखने के लिए आपको किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने थे और आप में से काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सही सीक्वेंस लगा भी दिया था। ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन, इमिटेशन एंड रिपीटेशन। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि एक लड़का था, उसका नाम ओपी था। ओपी ने एक बार एमआई का फोन लिया, तो एमआई का फोन लिया, चूंकि एमआई का फोन क्या है, चाइनीज है, तो उसके साथ के लड़कों ने उसे पीट दिया, ठीक है। ओपी, एमआई और पीट दिया नहीं रिपीटेशन। तो इस ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो क्लियर समझ में आ गया ना आपको, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन, इमिटेशन और फिर आपका रिपीटेशन।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। सीक्वेंस ऑफ टॉपिक इज, टॉपिक का क्या सीक्वेंस होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही सीक्वेंस बताइए। तो यहाँ पे देखो बहुत ही सही क्वेश्चन आपका, ठीक है, इसका आपको जवाब बिल्कुल सही देना है। यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि आप इसकी गलती करोगे, ठीक है, कि जो टॉपिक है उसका सही से सीक्वेंसिंग क्या होता है। तो हमें पता है ना 3 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एक क्या होता है कॉग्निटिव, दूसरा होता है हमारा अफेक्टिव और तीसरा होता है हमारा साइकोमोटर, ठीक है। तो उसी के आपके नाम अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, आप एक नॉलेज मिल सकता है, आपका एटीट्यूड मिल सकता है और आपका डूइंग मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहले आपका नोइंग हो गया आपका, आप एक तरह से नॉलेज के बारे में, फिर डूइंग और बीइंग। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन ए है, उसका बिल्कुल सही जवाब। ये आपका एक सिस्टमेटिक तरीका और तीनों चीज होते हैं आपके, ठीक है, ये सीक्वेंस में आपके। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ मेथड ऑफ एनालिसिस सिलेबस? सिलेबस को एनालिसिस करने का सही सीक्वेंस क्या होगा? यूनिट, ब्लॉक, लेसन। सही बताइए अपने आप से, क्योंकि इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, बिल्कुल सिंपल कर दिया था इसको। सही सीक्वेंस क्या होगा एनालिसिस ऑफ सिलेबस के लिए? तो थोड़ा मैं आपके यहाँ पे इसको बताने से पहले आपको सिलेबस ऑफ एनालिसिस के बारे में बता देता हूँ कि सिलेबस का जब एनालिसिस करते हो तो क्या होता है। सपोज करो आप अभी इसको सब भूल जाओ, अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। जब आप 10वीं 12वीं क्लास में थे तो आपके पास क्या था, अनलिमिटेड फील्ड था। क्या था आपके पास? अनलिमिटेड फील्ड था कि आपको किस में जाना है, इंजीनियरिंग करना है आपको क्या डॉक्टर बनना है, आपको क्या बनना है, आप क्या किस कॉमर्स साइड में जाना था, किस में नहीं। आपके सामने हजारों फील्ड थे, आपके पास अनलिमिटेड फील्ड था। तो आपने क्या किया, उसमें से लिमिटेड फील्ड आपने सेलेक्ट किया कि मुझे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है, मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, मुझे कॉमर्स में जाना है, मुझे बैंकिंग में जाना है, मुझे डॉक्टर में जाना है। तो आपने एक लिमिटेड फील्ड आपने सेलेक्ट किया। जैसे कि आपने चुन लिया फिर इंजीनियरिंग में आपने चुना कि मुझे इलेक्ट्रिकल से करना है, तो उसमें आपने कुछ और लिमिटेड चीज कर लिया। अब आपने इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल कर लिया तो उसके आपके सब्जेक्ट है, तो आपके पास सब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट भी आपके अलग अलग है। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आ गया तो उसका सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, एक ब्लॉक होता है। आपने एक किताब उठाया तो उसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है, ब्लॉक होता है सबसे बड़ा। ब्लॉक के बाद क्या होगा आपका, एक ब्लॉक में आपके ज्यादा यूनिट हो सकते हैं, तो फिर ब्लॉक के बाद आपका यूनिट हो गया और यूनिट के बाद आपका सबसे जो छोटा होता है आपका लेसन होता है। तो सिस्टमेटिक तरीके क्या हो जाएगा इसका, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है आपको। तो पहले नंबर पे आपका ब्लॉक आ जाएगा, दूसरे पे आपका यूनिट आ जाएगा और तीसरे पे आपका लेसन, यानी कि दूसरा पहला और तीसरा, दूसरा पहला तीसरा। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा किसकी, मुझे लग रहा है कि करीब 90% बच्चों ने इसको बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। सही है ना, या किसी को डाउट है अभी भी? चलो चलते हैं। निम्नलिखित 4 ऑप्शंस में से कौन सा डेलिब्रेट लर्निंग के अंतर्गत आएगा? रोट लर्निंग, जिसे हम बोलते हैं तोता लर्निंग, ठीक है, यानी कि आप रटते हो। इंसिडेंटल लर्निंग, इंसिडेंट मतलब आप कुछ ढूंढ रहे थे, अचानक से कुछ आपके सामने टकरा गया, आपने देखा कि अच्छा ऐसे है, तो वो होता है इंसिडेंटल लर्निंग, यानी कि आकस्मिक लर्निंग। इरेशनल लर्निंग, इरेशनल मतलब जिसके पीछे कुछ तर्क होता है, उसे बोलते हैं इरेशनल लर्निंग, जो साइंटिस्ट वगैरह करते हैं या जो जबरदस्त बुद्धिजीवी होते हैं वो लोग करते हैं इरेशनल लर्निंग, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है इसको बोलते हैं इरेशनल लर्निंग। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, वो जो मैं पहले बता रहा था वो रेशनल होता है, यानी कि तार्किक, लेकिन यहाँ पे चूंकि IR लगा हुआ है तो ये हो गया इरेशनल लर्निंग। इरेशनल लर्निंग मतलब अतार्किक, यानी कि जिसमें आप कुछ बुद्धि पे तर्क नहीं देते हो, एकदम से ऐसे ही रट लेते हो, ठीक है, सिमिलर टाइप, ठीक है। तो आप सही आंसर बताइए कि डेलिब्रेट लर्निंग का कौन सा प्रकार होगा। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, आपके लर्निंग में 2 टाइप के होते हैं, हमारा एक्सीडेंटल हो गया, दूसरा डेलिब्रेटिंग। एक्सीडेंटल कौन कौन से होते हैं, तो एक्सीडेंटल कौन कौन से होते हैं और आपके डेलिब्रेटिंग भी क्या होता है। एक्सीडेंटल जो आप एक तरह से ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हो, जो आप एक तरह से एक्सीडेंटल सीख जाते हो, या फिर जिसका कोई एक तरह से लॉजिकल नहीं होता है, आपका तर्कहीन वाला होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, और ये क्या आपका इंसिडेंटल, यानी कि जो चीज आप अचानक सीखते हो, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका इंसिडेंटल लर्निंग है आपका। फिर आपका इरेशनल लर्निंग, रैशनल नहीं आपका, इरेशनल लर्निंग यानी तर्कहीन लर्निंग, जिसमें आप एक तरह से तर्कहीन लगाते हो, कोई लॉजिकल नहीं लगाते, बिना लॉजिकल कैसे सीखते हो आप। तो ये आपका एक्सीडेंटल लर्निंग में आता आपका, ठीक है। अगर इसके अलावा आपका ऑब्जर्वेशन आता, तो ऑब्जर्वेशन भी आपका किसमें आता आपका, एक्सीडेंटल लर्निंग में आता आपका, ठीक है। बल्कि जबकि आपका डेलिब्रेटिंग में क्या होता है आपका, डेलिब्रेटिंग में आपका हो जाएगा आपका रोट लर्निंग हो जाएगा आपका, साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका
पर्पजफुल लर्निंग हो जाएगा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका मैकेनिकल लर्निंग हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा होता है, रैशनल होता है। यहाँ पे अगर आई हटा दे, अगर रैशनल होता तो रैशनल लर्निंग हमारे तार्किक जो लर्निंग होता है ये हमारे डेलिब्रेटिंग में आता है, पर इरेशनल जो होता है ये हमारा एक्सीडेंटल में होता है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए रोट लर्निंग, ये हमारा डेलिब्रेटिंग लर्निंग का है। बाकी जो ऑप्शन बी और सी है ये हमारे एक्सीडेंटल के हैं। अगर यहाँ पे ईआर हटा देते अगर रैशनल होता तब आपका किसमें आता, किसमें आता आपका डेलिब्रेटिंग में। इसके अलावा होता आपका पर्पजफुल होता, मैकेनिकल लर्निंग होता। जो हमारा क्लास वो है ना ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उसने किस पे फोकस किया था, तो उसने फोकस किया था आपके रोट लर्निंग पे फोकस किया था कि आप रट्टा मारो, ट्राई करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड। एक्शन और रिस्पॉन्स किसी भी सेंस ऑर्गन का क्या कहलाएगा? स्टिमुलस, बिहेवियर, रिस्पॉन्स या फिर एटीट्यूड? तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ सेंस ऑर्गन, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम को, ठीक है, या फिर क्रिया और प्रभाव के नियम को जो सेंस ऑर्गन होता है इसको क्या कहते हैं हम, ठीक है। तो आप इसको जवाब देना है, एक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड, ठीक है। तो एक्शन और रिस्पॉन्स जो सेंस ऑर्गन उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी जवाब दो। ये क्वेश्चन मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने का 100% चांस है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब बहुत से बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और किसके साथ जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी बिहेवियर। अगर आपका होता है यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन या फिर अवेयरनेस ऑफ सेंस ऑर्गन, तब होता आपका क्या होता है, स्टिमुलस होता, ठीक है। पर यहाँ पे क्या एक्शन एंड रिस्पॉन्स के बारे में बात हो रहा है आपके सेंस ऑर्गन के, इसका हो जाएगा बिहेवियर। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो जो आपके सेंस ऑर्गन जो होते हैं हमारे 5 होते हैं, एक हमारा स्पेशल होता है 6, तो आप उसका कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में नाम लिखो, तब तक हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन इन हार्मनी विद नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। इसका मतलब है आपका जो सेंस ऑर्गन है वो एक रिएक्शन देता है और उस सिग्नल को नर्वस सिस्टम को भेजता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसे आप क्या कहोगे? जो आपका ऑर्गन जो है सिग्नल दे रहा है, एक तरीके से रिएक्शन दे रहा है, किसी भी घटना को एकदम से भाप कर नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेज रहा है, इसे आप क्या कहोगे? इसे आप स्टिमुलस कहोगे, बिहेवियर कहोगे, रिस्पॉन्स कहोगे या फिर एटीट्यूड कहोगे? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है। नर्वस सिस्टम हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा सेंसरी नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा मोटर नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम कौन से होते हैं, जो आपके सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके आपके माइंड को डिलीवर करते हैं, ठीक है। आपका सेंस ऑर्गन कोई भी, आपके 5 जो 6 आपका सेंस ऑर्गन कोई भी हो सकता है, उससे मैसेज लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे और आपके माइंड को डिलीवर कर देते हैं। जबकि आपका मोटर नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो आपके माइंड से इंफॉर्मेशन लेगा और आपके सेंस ऑर्गन को डिलीवर कर देगा। तो ये तो पूरा सिस्टम हो गया आपका। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, कि जो आपका ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है आपका, ये इसने रिएक्शन किया, किसके रिएक्शन को किसको भेजा, इसको जो रिएक्शन का जो मैसेज है किसको भेजा, कि नर्वस सिस्टम को किया। और नर्वस सिस्टम जो, 1 मिनट, इसमें क्या है, हाँ, इसमें क्या है कि जो आपका सेंस ऑर्गन है, इसने कोई भी चीज मैसेज किया, इस मैसेज को क्या किया, सेंस ऑर्गन को, आपके नर्वस सिस्टम को इसने भेज दिया। तो सेंस ऑर्गन की जो एक तरह से रिएक्शन किया, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही है। देखो क्या आपके सेंस ऑर्गन क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया, उसने मैसेज किसको दिया, आपके नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम ने उसके जो रिएक्शन दिखाया, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। और रिस्पॉन्स और एक्शन को क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं बिहेवियर, ठीक है। तो जो भी किसी प्रोसेस हो रहा नर्वस सिस्टम के थ्रू, इसे क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। रिएक्शन कर रहा है ना वो, रिएक्शन देखो क्या है कि मैंने आपको कुछ कहा, आपने कुछ रिएक्शन दिया, तो हम ये तो कहेंगे मैंने आपको कुछ कहा, आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया, यानी फीडबैक दिया मुझे, मैंने आपको बता दिया, इसका जवाब दो, ठीक है। तो आपने रिएक्शन में क्या किया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दे रहे हो, तो मुझे ये पता चल जाएगा ना कि जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हो। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, रिस्पॉन्स, उसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप सिंपल लैंग्वेज का यूज करके आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको कहानी नहीं सोचना है। मैंने आपसे कुछ कहा, आपने रिएक्शन दिखाया, और रिएक्शन आप कैसे दिखाओगे, तो आप मुझे रिस्पॉन्स देके दिखाओ ना रिएक्शन अपना। तो कैसे मैं जानूंगा कि आप मुझे रिएक्शन दिखा रहे हो, तो कोई ना कोई आप रिस्पॉन्स दोगे, मुझे कोई हिंट दोगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। एनवायरमेंटल अवेयरनेस की वजह से सेंस ऑर्गन्स का एक्टिवेट हो जाना क्या कहलाएगा? स्टिमुलस, बिहेवियर, रिस्पॉन्स
या फिर एटीट्यूड? तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी मैंने आपको अच्छे से बताया, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। स्टिमुलस की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपको, स्टिमुलस की सॉरी डेफिनेशन पूछ लेगा, बिहेवियर किसे कहते हैं, रिस्पॉन्स, एटीट्यूड। तो देखो बिहेवियर तो हमें पता चल गया, एक्शन एंड रिस्पॉन्स को हम जो हमारे सेंस ऑर्गन के एक्शन और रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। रिस्पॉन्स क्या था, जो हमारे सेंस ऑर्गन एक्टिवेट हो गए, सेंस ऑर्गन थे, सेंस ऑर्गन ने क्या किया, उस मैसेज को नर्वस सिस्टम को भेज दिया, और नर्वस सिस्टम ने पूरा तरह से जो एक तरह से एक्शन रिएक्शन दिखाया। तो रिएक्शन दिखाने का जो पूरा प्रोसेस था, तो उस प्रोसेस को हम क्या किया, हमने रिस्पॉन्स बोल दिया हमने। तो दो डेफिनेशन तो हमारे क्लियर हो गया, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, ये हमारा हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या कर आपका, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, यानी कि इन्वायरमेंट के बाहरी इन्वायरमेंट की तुलना में जो भी है आपके बाहरी इन्वायरमेंट के उसमें, ठीक है, आपके सेंस ऑर्गन क्या हो रहा है, एक तरह से एक्टिवेशन हो रहे हैं। तो जब भी आपके सामने आए अवेयरनेस या फिर एक्टिवेशन, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सीधे किसके साथ जाना है, तो आपको स्टिमुलस के साथ जाना है। अगर स्टिमुलस नहीं है वहां पे, तो आपको किसके साथ जाना है, सेंसेशन के साथ जाना है। किसके साथ जाना है, सेंसेशन। आपको दो चार ऑप्शन में से दो चीज मिलेगा, या तो आप स्टिमुलस के साथ जाओ या फिर सेंसेशन के साथ जाओ। अभी मैं ऐसा चीज क्यों कह रहा हूं, अभी आप आगे देखना। अभी क्या होगा, अभी आगे वाले क्वेश्चन में इन्वायरमेंट अवेयरनेस को वहां पर रिप्लेस करके वहां पे क्या मेंशन कर दिया जाएगा, आपको वहां पे स्टिमुलस मेंशन कर दिया जाएगा, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन ड्यू टू स्टिमुलस। यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूं स्टिमुलस, तो ये किसका डेफिनेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके सेंसेशन का डेफिनेशन हो जाएगा। और यहाँ पे इन्वायरमेंट अगर अवेयरनेस लिखा हुआ है, तब आपका स्टिमुलस का डेफिनेशन हो जाएगा। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताऊं कि आपके जो सेंस ऑर्गन है अगर एक्टिवेट हो गए, तो आपका स्टिमुलस है या फिर क्या है, सेंसेशन है। ठीक है, ये किसी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताते हैं। तो शायद आपके यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान और कौशल को विकसित करने की प्रक्रिया ताकि योग्यता के साथ कार्य को किया जा सके, इसे आप क्या कहोगे? ट्रेनिंग, एजुकेशन, नॉलेज या फिर स्किल? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आप दूर कहीं मत जाओ, आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता आप क्या सोच रहे हो। अभी क्या कर रहे हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो। आप ट्रेनिंग कर रहे हो यानी कि आप CITS कर रहे हो। आपने एक प्रैक्टिकल फील्ड सिलेक्ट किया है ना, आप क्या आपने एक प्रैक्टिकल फील्ड सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखो इसके बारे में बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर फील्ड। आपने प्रैक्टिकल फील्ड आपने सिलेक्ट किया, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, किसी ने डिजाइनर, किसी ने अलग अलग प्लान सिलेक्ट कर लिया। आपने यानी एक फील्ड आपने सिलेक्ट किया है, और एक फील्ड में आप क्या कर रहे हो, आप अपने नॉलेज को और साथ साथ अपने स्किल को क्या कर रहे हो, जैसे डेवलप कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो। क्यों डेवलप कर रहे हो, जिससे आपकी जो कॉम्पिटेंसी है, जो आपकी क्षमता है, इसको आप बढ़ा सको। पहले पास भी आपके पास कॉम्पिटेंसी था, पहले भी आपके पास क्षमता था, पर कहीं नहीं कि आपने फील्ड सिलेक्ट किया, उस फील्ड में अपने नॉलेज को, अपने स्किल को और चाहते हो, बिल्कुल कॉम्पिटेंसी करते हो, उसको और बढ़ाना चाहते हो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो भाई हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए यानी कि ट्रेनिंग, उसका बिल्कुल सही है। जब भी आपके सामने आप पर्टिकुलर फील्ड में डेवलप कर रहे हो आप अपने नॉलेज के स्किल को, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर फील्ड ना आकर अगर यहाँ पे होता आपका ओवरऑल फील्ड होता, ओवरऑल फील्ड होता, तो होता इसका डेफिनेशन होता आपका एजुकेशन को होता। अभी हम अगला क्वेश्चन में देखेंगे आपको कि हमें वहां मिलेगा कि एजुकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, नॉलेज किसे कहते हैं, स्किल क्या होता है। यानी कि जब टेस्ट देखो मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया टेस्ट आपका इसमें स्टिमुलस, सेंसेशन, परसेप्शन, कॉन्सेप्शन, ट्रेनिंग, एजुकेशन, नॉलेज, स्किल, इसके एलिमेंट, हर चीज का क्वेश्चन था इसमें आज के टेस्ट में। आपको वाकई मजा आया होगा आज का टेस्ट देखे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के समग्र विकास की एक सामान्य प्रक्रिया है। इसका मतलब है कोई भी एक इंडिविजुअल है और आप उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो? ट्रेनिंग, एजुकेशन, नॉलेज या फिर स्किल? किस चीज से किसी भी इंडिविजुअल का समग्र विकास होगा? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था ना कि आपको इस वाले टेस्ट में एक एक चीज मिलेगा। ट्रेनिंग का डेफिनेशन क्या होता है, एजुकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, नॉलेज क्या आता है, स्किल क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, सबसेशन क्या होता है, कॉन्सेप्शन क्या होता है, आपका स्टिमुलस क्या होता है। हर चीज का यहाँ पर डेफिनेशन मिलेगा आज के टेस्ट में। आपको वाकई मजा होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई भी एक पर्सनल व्यक्ति, आप हो चाहे मैं हो, तो हमारा क्या हो रहा, हमारा एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो प्रोसेस ऑफ क्या, ओवरऑल डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि हमारा एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट हो, कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो ये होगा आपका एजुकेशन। पर आपने अगर एक फील्ड आपने सिलेक्ट कर लिया और एक फील्ड में आप अपने स्किल को, अपने नॉलेज को डेवलप कर रहे हो, तो होगा हमारा ट्रेनिंग।
पर अगर आप जो भी जहाँ पे भी हो, जो भी चीज कर रहे हो, अगर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है, यहाँ पे देखो ओवरऑल डेवलपमेंट है, तो आपको समझ किसके बारे में बात कर रहा, तो बात कर रहा आपके एजुकेशन के बारे में। अगर आप वहां पे एक फील्ड सेलेक्ट करते और एक फील्ड सेलेक्ट करने के बाद अपने स्किल को और नॉलेज को क्या करते, डेवलप करते, तो आपका ट्रेनिंग होता। पर यहाँ पे क्या, अगर आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करूं, जब एक शब्द ये आएगा तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है, और आंखें बंद करके किसके साथ जाना है, एजुकेशन के साथ जाना है। ठीक है, इसका जिसने जवाब दिया एजुकेशन, उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी तथ्य से संबंधित तथ्य की रिकॉर्डिंग, रिटेनिंग, रिकॉग्निशन और रिवीलिंग द फैक्ट, इसे आप क्या कहोगे? ट्रेनिंग, एजुकेशन, नॉलेज या फिर स्किल? देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या चीज नहीं लिखा है, यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है, रिटेनिंग करता है, रिकॉग्निशन करता है आपका, और लास्ट में क्या करता है आपका, रिवॉल्विंग करता है। यानी कि सिंपल मैंने आपको बताया था, ये इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा मैं आपको मॉडिफाई कर देता हूँ, इसके लैंग्वेज को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड क्या है, देखो किसी भी मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करना, रजिस्ट्रेशन करना। तो रजिस्ट्रेशन की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग। रजिस्ट्रेशन क्या करते हैं, हम किसी मैसेज को अपने माइंड में स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग। तो भाई हमारा पहला जो एलिमेंट होता है एजुकेशन का, ठीक है, हमारा पहला जो एलिमेंट होता है नॉलेज का या फिर रिमेम्बरिंग का, क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जगह रिकॉर्डिंग है, दोनों काम सेम होता है। और दूसरा क्या, यहाँ पे दूसरा आपका रिटेंशन, रिटेनिंग, यानी कि रिटेंशन होता है ना हमारा दूसरा। तो यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन ये हो गया आपका, रिटेंशन ये हो गया, और तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा होता है रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन, तो यहाँ पर रिकॉग्नाइजिंग लिखा हुआ, बिल्कुल वही चीज है आपका। और चौथा होता है हमारा रिकॉल, क्या होता है, रिकॉल होता है ना चौथा स्टेप, जो हमारा चौथा एलिमेंट होता है किसका, नॉलेज या रिमेम्बरिंग का। तो यहाँ पर रिकॉल की जगह या फिर रिकॉग्निशन की जगह हमारा क्या लिखा हुआ पर, रिवॉल्विंग। ठीक है, यानी किसी भी कंटेंट को, किसी भी मैसेज को स्टोर करना, उसको बनाए रखना, उसकी पहचान करना, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको रिवॉल्विंग करने का या फिर रिकॉल करने का, रिकॉग्निशन करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं तो हमसे कहते हैं भाई नॉलेज। क्या कहते हैं, नॉलेज। तो आपको अच्छे से यहाँ पता चल गया कि हमारे नॉलेज हो चाहे रिमेम्बरिंग, उसके 4 स्टेप होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन हो गया, दूसरा रिटेंशन होगा, तीसरा रिकॉग्निशन होगा, चौथा आपका रिकॉल। इसका नाम आपको अलग मिल सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या मिल गया आपको, रिकॉर्डिंग मिल गया, रिटेनिंग मिल गया आपको, रिकॉग्नाइजिंग मिल गया आपको, और रिवॉल्विंग मिल गया। भाई भाई आपका नाम अलग मिल सकते हैं, पर आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो आप अपने आंखें बंद करके भी जवाब दे सकते हो। ट्रेनिंग क्या था कि आपने एक फील्ड सेलेक्ट किया, और एक फील्ड सेलेक्ट करने के बाद अपने नॉलेज के स्किल को आपने क्या किया, डेवलप कर दिया। एजुकेशन क्या था, आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, किसी भी फील्ड में आप एक तरह से कोई भी फील्ड हो, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करोगे तो आपका एजुकेशन हो गया। नॉलेज क्या है, किसी मैसेज को स्टोर करना, बनाए रखना, उसकी पहचान करना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्रोड्यूस कर देना, रिवॉल्विंग कर देना। ठीक है, ये हमारा नॉलेज। अब स्किल के बारे में भी देख लेंगे, स्किल की डेफिनेशन क्या है। चीजें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई डाउट है किसी को अभी भी? तो मुझे लग नहीं रहा किसी को डाउट होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्या चीज होती है जिससे आप किसी भी जॉब को एक्यूरेटली, करेक्टली, सही तरीके से, मिनिमम टाइम में और मैक्सिमम वर्कमैनशिप के साथ करते हो, उसे आप क्या कहोगे? ट्रेनिंग कहोगे, एजुकेशन कहोगे, नॉलेज कहोगे या फिर स्किल कहोगे? देखो जो आज का पेपर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैंने बताया था। मैंने बताया था आपको कि लर्निंग क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, ससेशन क्या होता है, परसेप्शन क्या, कॉन्सेप्शन क्या होता है। ट्रेनिंग का डेफिनेशन हमने देख लिया, एजुकेशन का डेफिनेशन देख लिया हमने, नॉलेज का डेफिनेशन देख लिया। अब बचा हमारा स्किल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी भी काम को, किसी भी जॉब को आप क्या कर रहे हो, करेक्टली कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, उसको एक्यूरेटली कर रहे हो। कैसे कर रहे हो आप, मिनिमम टाइम ले रहे हो और मैक्सिमम वर्कमैनशिप के साथ कर रहे हो। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे काम को हम क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं स्किल। यानी कि स्किल के हमारे कौन कौन से एलिमेंट हो गए, तो हमारा टाइम और स्पीड हो गया, और हमारा क्या हो गया, वर्कमैनशिप हो गया, तीसरा हमारी एक्यूरेसी हो गया। ठीक है, यानी किसी भी काम को मिनिमम टाइम और मैक्सिमम वर्कमैनशिप के साथ करेक्टली और एक्यूरेटली करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्किल कहते हैं। यहाँ पे अगर आपका वर्कमैनशिप होता है, यानी किसी भी काम को टाइम, एक्यूरेसी और पंचुअलिटी के साथ करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, वर्कमैनशिप कहते हैं। ठीक है, तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सारे जितने भी 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, सबके डेफिनेशन मिला होगा आपको, वाकई मजा आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A work is said to be done with accuracy, safety, punctuality,
विदाउट एनी लॉस। किसी कार्य को एक्यूरेसी, सेफ्टी और पंक्चुअलिटी के साथ बिना किसी हानि के साथ किया जाना, इसे आप क्या कहोगे? एक्यूरेसी कहोगे, स्किल कहोगे, वर्कमैनशिप कहोगे, या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे देखो, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना, एक एक चीज मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया किसी भी कार्य को एक्यूरेसी के साथ, सेफ्टी के साथ और पंक्चुअलिटी के साथ, यानी कि दिए गए समय के साथ करना, उस समय जो भी टाइम आपको दिया गया निर्धारित समय के अंदर करना बिना किसी लॉसेस के, तो हम इसे कहते हैं वर्कमैनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कमैनशिप। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सी। स्किल क्या था? स्किल का भी पिछला डेफिनेशन था, किसी भी काम को मिनिमम टाइम और मैक्सिमम वर्कमैनशिप के साथ साथ उसको एक करेक्टली करना, तो हमारा स्किल था। पर यहाँ पे क्या? एक्यूरेसी, सेफ्टी और पंक्चुअलिटी के साथ बिना किसी लॉस के साथ करना हमारा वर्कमैनशिप कहलाता है। ठीक है। और एक्यूरेसी क्या? किसी भी काम में आपके कम से कम लॉसेस हो, ज्यादा आपकी एफिशिएंसी हो, तो हमारे क्या होता है? एक्यूरेसी कहलाता है आपका। ठीक है। तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं हम। हमारा वर्कमैनशिप के कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं? यहाँ पे देखो, वर्कमैनशिप के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? इसका एलिमेंट आपका एक्यूरेसी होता है, सेफ्टी होता है और पंक्चुअलिटी होता है। अगर मैं स्किल के एलिमेंट के बारे में बात करूं तो टाइम और स्पीड हो जाएगा, एक्यूरेसी हो जाएगा और वर्कमैनशिप हो जाएगा। ये इसके बेस्ट एलिमेंट है। इसके अलावा भी आपके होते हैं, मैंने आपको क्लास में बताया था। ठीक है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे बेस्ट क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विल पावर टू डू ए जॉब इज कॉल्ड। किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति को क्या कहते हैं? ट्रेनिंग, नॉलेज, एटीट्यूड या फिर एप्टीट्यूड? देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। एक ही क्वेश्चन मैंने कहा था आपसे, एक ही क्वेश्चन में क्लियर करूंगा कि ट्रेनिंग क्या होता है, नॉलेज क्या है, एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, स्किल क्या होता है, वर्कमैनशिप क्या होता है, सेंसेशन क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है। एक तरह से पूरा आपको खेल खिलाऊंगा यहाँ पे। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, आप गोली की तरह जवाब दोगे यार। आप कहाँ पे हो? आप जीपी क्लास में हो, गौरव प्रेम क्लासेस में हो आप। ठीक है। आप यहाँ गोली की तरह जवाब देना है, बिल्कुल आपको डरना नहीं है। यहाँ पे आ गए यानी कि 100 में 100 नंबर आपके आगे, इतना डन है आपका। ठीक है। बेसिक बिल्कुल गोली की तरह उड़ जाओगे। पेपर को, पीओटी का जो पेपर आएगा ना, आप इसको गोली की तरह उड़ा दोगे। यहाँ पे देखो, जब भी आपके सामने आए विल पावर, यानी कार्य करने की इच्छा को, जो भी आप कार्य करने की इच्छा शक्ति है, विल पावर है, तो आपको अपनी आंखें बंद करना है और आंखें बंद करके किसके साथ जाना है? तो एटीट्यूड के साथ जाना है। किसके साथ जाना है? एटीट्यूड के साथ। जब आपका कोई मन होता है ना, आपका जो मन होता है तभी तो आप काम करते हो। अगर आपका मन नहीं होता है तो आप नहीं करते हो, अगर मन होता है तो काम करते हो। एटीट्यूड के साथ क्या जुड़ा होता है? एटीट्यूड में आपका इमोशन आता है आपको। ठीक है। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। जब भी आपके सामने एक चीज आ जाए, विल पावर, विल पावर, विल पावर, तो आपको कुछ नहीं सोचना भाई, आंख बंद करो और सीधे किसके साथ जाओ? एटीट्यूड के साथ। इसका जिसने जवाब दिया एटीट्यूड, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर एटीट्यूड ना होकर यहाँ पे होता आपका अफेक्टिव स्किल होता, तो भी उसका बिल्कुल सही जवाब होता। अगर इमोशनल होता तो भी बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको? आ रहा है ना? या फिर आपका अफेक्टिव होता। ठीक है। कुछ भी नाम इसका अलग अलग मिल सकते हैं आपको। ठीक है। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति की प्राकृतिक या विरासत में मिली क्षमता को कहेंगे? एटीट्यूड कहेंगे, एप्टीट्यूड कहेंगे, एजुकेशन कहेंगे या फिर नॉलेज कहेंगे? मैंने बोला था भाई कि आज आप खेलने वाले हो एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एजुकेशनल, नॉलेज के साथ आप खेलने वाले हो। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा आपसे? नेचुरल या फिर आपका इनहेरिटेड पोटेंशियल इन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एनी फील्ड, यानी किसी भी फील्ड में जो आपका एक तरह से नेचुरल पोटेंशियल होता है या फिर आपका इनहेरिटेड पोटेंशियल होता है, यानी कि जो आपको विरासत में मिला हुआ है, गॉड गिफ्टेड है भगवान की तरफ से, या फिर आपके जो फैमिली से है आपका। ठीक है। जो फैमिली से कहते हैं ना, मनसा निगम जो हमें मिलता है, या तो प्राकृतिक द्वारा मिला है, या फिर हम ये बोल सकते हैं विरासत में मिली हुई क्षमता, यानी कि जो आपके फैमिली से है, जो कहते हैं ना पापा मम्मी के कुछ अपने बेटे का भी इफेक्ट होता है। अगर पापा इंटेलिजेंट है तो बेटा भी भाई इंटेलिजेंट तो होता ही होगा। ठीक है। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसका जवाब मैं देख रहा हूँ करीब बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका जिसने जवाब दिया है क्या? एप्टीट्यूड। जिसने इसका जवाब दिया एप्टीट्यूड, उसका बिल्कुल सही जवाब है। देखो इसमें होता है क्या आपका, यहाँ पे देखो, नेचुरल या फिर आपका इनहेरिटेड, यानी कि एक तरह से क्या है आपका, जो आपके एक तरह से जो आपके प्राकृतिक, जो आपके नेचुरल द्वारा जो गॉड गिफ्टेड है, आपको कुछ आपको क्या मिला हुआ, एक तरह कॉम्पिटेंसी मिला हुआ, आपको कोई क्षमता मिला, कोई पोटेंशियल, आपको कोई पोटेंशियल एनर्जी मिली हुई है। या फिर आपको वो कहते हैं ना कि किसी फैमिली का भी असर होता है अपने बच्चों पे, चाहे अपने घर वालों पे, क्या होता है फैमिली का भी असर होता है। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि आपके घर वाले इंटेलिजेंट है, थोड़ा बहुत
उसका जो प्रभाव होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है आपके ऊपर पड़ता है। तो वही आपसे पूछ रहा तो वो वैसी पोटेंशियल या फिर वैसी कॉम्पिटेंसी जो नेचुरल होता है या फिर आपके इनहेरिट में जो विरासत में जो मिला हुआ है, ठीक है, जो आपके वंशानुगम से मिला है, तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपको और यहाँ पे बनता है कि हम एप्टीट्यूड को कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते हैं, पर हम एटीट्यूड को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एप्टीट्यूड कैन बी, एप्टीट्यूड को क्या किया जा सकता है? डेवलप किया जा सकता है, आर्टिकुलेट किया जा सकता है, मॉडिफाइड किया जा सकता है, या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका, मैंने अभी अभी आपको आगाह किया था, एक तरह आपको इन्फॉर्मेशन दिया था मैंने, ठीक है, कि एटीट्यूड कैन बी, यानी कि एटीट्यूड को क्या क्या किया जा सकता है, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, बिल्कुल से करते हैं। हमारा एटीट्यूड, अगर हमारे एटीट्यूड भी दो तीन टाइप के होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अगर हमारा नेगेटिव अगर है थॉट है, क्लास को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, उसको हम डेवलप कर सकते हैं, बिल्कुल से आपका आर्टिकुलेट कर सकते हैं उसको, एक तरह से क्या करते हैं, उसको स्पष्ट कर सकते हैं ना, उसको एक तरह से स्पष्ट कर दिया आपने, क्लियर कर दिया इसको हमने, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं। मॉडिफाइड बिल्कुल कर सकते हैं हम उसको, अपने बिहेवियर अगर हमारा पहले खराब चल रहा है तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको अपने बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इसको डेवलप कर सकते हैं, हम इसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम एटीट्यूड को सब कर सकते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑल ऑफ दिस। हम इसको डेवलप भी कर सकते हैं एटीट्यूड को, एप्टीट्यूड को, ठीक है, हम अपने एप्टीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, आर्टिकुलेट कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपके क्वेश्चन और देखने मिल सकता है, चाहे आपका ये एटीट्यूड हो चाहे आपका एप्टीट्यूड हो, हम दोनों को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकुलेट कर सकते हैं, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब एक ऐसा क्या चीज होता है जो हम एटीट्यूड में तो कर लेते हैं पर एप्टीट्यूड में हम नहीं कर पाते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, शायद आपको वही देखने को मिल सकता है। ठीक है, एप्टीट्यूड कैन बी, एप्टीट्यूड को क्या किया जा सकता है? कंप्लीटली चेंज किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, या फिर मॉडिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था, पिछला क्वेश्चन क्या था आपका, शायद मैंने यहाँ पे एक बार आपको गलत से मैंने एटीट्यूड बोल दिया था। आपका एटीट्यूड नहीं, आपका एप्टीट्यूड है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड जो भी आपके एक तरह से विरासत में जो शक्ति मिली है, जो आपके अंदर एक तरह से जो नॉलेज है, जो ज्ञान आपका एटीट्यूड है, आप उसको डेवलप कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, अपने ज्ञान को और पढ़ के ठीक उसको स्पष्ट कर सकते हो और अपने ज्ञान को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, पर अगला क्वेश्चन क्या आपका कि हम एप्टीट्यूड को कैन बी, कैन नॉट बी, हम एप्टीट्यूड को क्या चीज नहीं कर सकते? क्या हम एप्टीट्यूड को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं? ऑप्शन है, क्या डेवलप कर सकते हैं, क्या हम इसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं, फिर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जो ये नीचे के तीन स्टेप है, अभी हमारा पिछला क्वेश्चन था कि हम तीनों को डेवलप भी कर सकते हैं, आर्टिकुलेट भी कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, कंप्लीटली चेंज। हम एप्टीट्यूड को, हम अपने जो विरासत में जो शक्ति मिली हुई है, हम इसको कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते। अब हम कंप्लीटली चेंज क्यों नहीं कर सकते भाई? देखो, अगर यहाँ पे एक चीज होता, क्या एटीट्यूड होता, अगर एप्टीट्यूड की जगह आपका एटीट्यूड होता तो हम उसको कंप्लीटली चेंज भी कर सकते हैं, हम उसको डेवलप कर सकते थे, हम उसको आर्टिकुलेट भी कर सकते थे, हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पर हम एप्टीट्यूड को कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, ये हमारे पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर बोल सकते हैं इनहेरिट, यानी कि आपके वंशों से मिला है, आपके फैमिली वंश से चला आ रहा है। तो जो भाई जो हर व्यक्ति के अंदर होता है ना, आईक्यू लेवल देखते हो क्लास में इतने सारे ट्रेनेज है, किसी के पढ़ने का तरीका अलग होता है, किसी का अलग होता है। ठीक है, यानी कि सबका एप्टीट्यूड आपका अलग अलग होता है। क्यों? उनके फैमिली के कुछ असर होता है, कुछ गॉड गिफ्टेड होता है। हम उसको कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते, हम उसको डेवलप कर सकते हैं, हम उसको मॉडिफाई तो कर सकते हैं, पर हम एप्टीट्यूड को हमेशा ध्यान रखना कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल यार, गॉड गिफ्टेड है, आपकी फैमिली का भी है, तो फैमिली का असर हो रहा है ना, आपको कंप्लीट चेंज कैसे कर सकते हो? ठीक है, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एटीट्यूड कैन नॉट बी, एटीट्यूड क्या नहीं किया जा सकता है? डेवलप, आर्टिकुलेट और मॉडिफाइड, चेंज कंप्लीटली, या नन ऑफ दीज? यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था एक चीज ऐसा होता है जिसको हम दोनों में अंतर है, हमारा एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में। आपको डेफिनेशन मैंने बता दिया, आपको विल पावर जब भी आएगा आपका एटीट्यूड है, इनहेरिट है, पोटेंशियल एनर्जी है आपका, तो क्या है आपका, वो आपका एप्टीट्यूड है। ठीक है,
तो हम एटीट्यूड में क्या चीज नहीं कर सकते, हम एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं, बिल्कुल सही भाई, मैंने आपको बताया था, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आर्टिकुलेट भी कर सकते हैं, हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम अपने एटीट्यूड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तीसरा क्या है, चेंज कंप्लीटली, हम अपने एटीट्यूड को देखो, हमारा एटीट्यूड अगर खराब हो गया है तो हम उसको कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, लास्ट है आपका नन ऑफ दीज। यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन आपसे ये कहता कि एटीट्यूड कैन बी, यानी कि एटीट्यूड में क्या चीज किया जा सकता है, तब होता आपका ऑल ऑफ दीज होता। क्लियर है, अगर होता यहाँ पे एटीट्यूड कैन बी नॉट, अगर नहीं होता तो इसका होता ऑल ऑफ दिस। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, एटीट्यूड कैन नॉट बी, यानी कि एटीट्यूड में क्या चीज नहीं किया जा सकता। तो भाई ये तीनों चीज किया जा सकता है, तीनों चीज किया जा सकता है, ऐसा कोई भी ऑप्शन जो ना किया जा सके, तो इसका हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे एक चीज में हटा दो, नॉट हटा दो, या बस यहाँ पे ओनली बी रख दो, एटीट्यूड कैन बी, तो इसका हो जाता फिर ऑल ऑफ दिस होता। पर यहाँ पे नॉट मेंशन है कि एटीट्यूड में क्या चीज नहीं होता, तो भाई एक भी ऐसा चीज है जो चीज ना होता, सब चीज होता है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही, जब भी आपके सामने एक चीज आता है नॉट, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो क्या इसका ऑल ऑफ दिस होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा। तो हमेशा इसका ध्यान रखना, ज्यादातर नन ऑफ दिस आता है आपका, ठीक है। कैन भी होगा तो ऑल ऑफ दिस होगा, नॉट होगा तो नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से वो कौन से 2 प्रोसेस हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं लेकिन वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी होते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, टीचिंग एंड स्किल, या नन ऑफ दीज। यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसको जवाब आपको देना है कि 2 चीज है जो क्या एक शिक्षा की सतत प्रक्रिया लेकिन परस्पर संबंधित होते हैं। देखो 2 चीज है आपके, इसमें से 3-4 ऑप्शन है जो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट तो है, ठीक है, और एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से संबंधित भी, रिलेटेड भी है, एक दूसरे से क्या इसका इंटरेक्टेड भी है आपका, और उस पर क्या एक तरह से संबंधित भी है। क्या चीज है वो, तो मैंने आपको बताया था, टीचिंग और चाहे लर्निंग में कैसा होता है, कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, साथ साथ डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। एक के बिना दूसरा चीज अधूरा होता है, एक आपका इफेक्ट होता है तो दूसरा आपका केस होता है, एक प्रभाव होता है तो एक तो कारण होता है। तो ये चीज क्या होगा, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए यानी टीचिंग और लर्निंग, उसका बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हमारी जो टीचिंग और लर्निंग क्या है, ये टीचिंग और लर्निंग जो एजुकेशन के 2 अलग अलग क्या स्तंभ तो है, अलग अलग 2 क्या है इसका स्तंभ है, लेकिन ये दोनों दूसरे से क्या, एक दूसरे से आपस में क्या रिलेटेड है, संबंधित है। ये क्या आपका टीचिंग और लर्निंग, ठीक है। टीचिंग लर्निंग क्या आपका टीचिंग के लिए क्या है कि एक तरह से उसके लिए स्तंभ का काम कर रहा है, एक तरह से उसके लिए बेस का काम कर रहा है, और टीचिंग के लिए जो लर्निंग क्या है उसका एक आधार है। टीचिंग के लिए लर्निंग क्या है, उसका बेस है, और लर्निंग के लिए टीचिंग क्या एक तरह से उसका एक तरह से क्या पोल है, चाहे बोलते हैं स्तंभ है उसका, ठीक है। आपका अगर टीचिंग के बारे में बात करो, टीचिंग आपका केस है और लर्निंग आपका इफेक्ट है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टीचिंग और लर्निंग, इसका जिसने जवाब दिया उसका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम रिजल्ट के अनाउंस कर देंगे हम, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टीचिंग ए कॉज। टीचिंग अगर एक कॉज होता है तो लर्निंग को आप क्या कहोगे, इफेक्ट कहोगे, एटीट्यूड कहोगे, एप्टीट्यूड कहोगे, या फिर स्किल कहोगे। ये लास्ट क्वेश्चन, इसका फटाफट जवाब दो, आपको बहुत मजा आया होगा। टीचिंग इज अ कॉज, यानी कि टीचिंग एक क्या है, एक तरह से क्या है, टीचिंग एक अगर कारण है तो आपका जो लर्निंग है ये क्या है, क्या इफेक्ट होगा, एटीट्यूड होगा, एप्टीट्यूड होगा, स्किल होगा। मैंने आपको अभी बताया टीचिंग और लर्निंग से दोनों से संबंधित है। टीचिंग अगर केस है यानी कि अगर प्रभाव क्या कारण है, ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या होगा, टीचिंग क्या है, केस मतलब क्या होगा आपका कारण, सॉरी क्या हो गया आपका कारण हो गया, ठीक है। टीचिंग क्या एक कारण है, और इसका प्रभाव यानी कि लर्निंग क्या है, इसका एक प्रभाव है ना, इसका इफेक्ट है। तो जिसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन ए इफेक्ट, उसका बिल्कुल सही जवाब है। टीचिंग आपका क्या है, कारण है, और टीचिंग की वजह से जो आप एक तरह से लर्निंग कर रहे हो, लर्निंग का जो एक तरह से जो लर्निंग क्या, लर्निंग एक आपका इफेक्ट है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही है। अगर चाहते हो रिजल्ट आपका आज ही शो किया जाए तो अभी हम 10 मिनट में, आपको या 5 मिनट में अभी हम आपको रिजल्ट शो कर देंगे, ठीक है। मैंने देखा करीब बहुत से बच्चों ने ज्यादा एफर्ट दिखाया, और पिछले बार की तरह कुछ टॉपर वही है, क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपका। जब तक आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, देखो आज का पेपर कितना बढ़िया क्वेश्चन था आपका, सेंसेशन क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, कॉन्सेप्शन क्या होता है, ठीक है, साथ ही साथ एटीट्यूड क्या होता है, आपका एप्टीट्यूड क्या होता है, स्किल क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, सेंसेशन क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है,
इसके सीक्वेंस क्या होता है, लर्निंग का सीक्वेंस क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का सीक्वेंस क्या होता है, लेसन प्लान का सीक्वेंस क्या होता है। यानी कि कुल मिलाकर मैं बताऊं आपको, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर को पूरा एक तरह से निचोड़ था उसका, एक तरह से मक्खन कहते नहीं है क्या, मक्खन निकाल लिया उसका। तो आज के पेपर में बहुत ज्यादा है, ये पेपर में करीब आपके 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अभी प्रेम सर आपको एक फटाफट एक शायरी बताएंगे, फिर हम आपको लास्ट में मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। और जाते जाते कुछ पोएट्री, कुछ खूबसूरत पंक्तियां आपके सामने। गरज बरज प्यासी धरती पर, गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मोला, चिड़ियों को दाना, बच्चों को गुड़धानी दे मोला। 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मोला। फिर रोशन कर जहर का प्याला, फिर रोशन कर जहर का प्याला, चमका नई सलीबे, झूठों की दुनिया में सच को तबानी दे मोला। फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा, फिर मंदिर को कोई मीरा दे मोला। तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो, तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। जीने वालों को मरने की आसानी दे मोला, जीने वालों को मरने की आसानी दे मोला। थैंक यू सो मच। तो अभी 9:30 हम आपके रिजल्ट के अनाउंस कर देंगे। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ दे सकते हो। जिसने टेस्ट दिया, जिसको उम्मीद है कि उसका नाम आ सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, अपना फीडबैक जरूर दें। और आप ये भी बता सकते हो कि आपको आज का टेस्ट कैसा लगा। ठीक है, आप चाहते हो कुछ और मॉडिफाई किया जाए, कुछ हिंदी वाले बच्चों के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश में था। पर मैं आपको बताता हूँ, जो इंग्लिश था ना आपका बिल्कुल बेसिक वाला था कि आपको कुछ पढ़ना ही नहीं था। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि मैं क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपको एक वर्ड में आपको फोकस कर लेना है क्या चीज है क्या चीज नहीं है। इतना आपका टफ नहीं था, आपका बिल्कुल सिंपल था। तो आज के लिए इतना रखते हैं, आप अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, और इस लिंक को ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे क्या उनको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत हमें लिए मेहनत कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भेज दो उसको, और दोस्त से भी बोल दो कि सब्सक्राइब वगैरह कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।